हाय, माय नेम इज़ शिव मौर्य और आज हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम ज़ीरो से। तो काफ़ी बेटर रहेगा। और आज हम एक प्रोग्राम भी करेंगे छोटा सा, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी चीज़ें नहीं बतानी है, प्रैक्टिकल्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, उसके लिए बेटर होगा। और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और वीडियोस भी आते रहेंगे। और जिससे भी पाइथन में कुछ भी डाउट हो या फिर पाइथन से कुछ भी वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस पर भी ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं कुछ, और अभी और उस पर बन भी रहा है धीरे धीरे। और क्लास 12 से रिलेटेड या फिर कुछ वीडियोस ऐसा चाहिए तो वो सब भी सारी चीज़ें लिंक में हैं। कोई भी डाउट हो पाइथन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो ग्रुप में लिख सकते हैं। ग्रुप के लिंक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स, दोनों के ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का पहला ट्यूटोरियल। ओके, सो लेट्स गो। तो फिर स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो आवर फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो सी क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, सारे प्रोसीजर वाइज होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसे डेनिस रिची ने 1972 में, ठीक है, 1972 में इन्होंने इसे डेवलप किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किसने किया, वरना फिर बाद में फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह किसी भी मतलब कंपटीशन एग्जाम्स में या फिर स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में पूछा भी जाता है किसने डेवलप किया था। ठीक है, अब इसका मोटो क्या था डेवलप करने का? इट वॉज मेनली डेवलप्ड बाई एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो हम विंडोज़ अभी यूज़ कर रहे हैं, जो हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, जो हम iOS यूज़ कर रहे हैं, वो सब किस पे बना हुआ है? वो सब सी लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेजेस पे बना हुआ है। उन्हीं से डेवलप हुआ है, उन्हीं से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें इतना पॉइंट है, और भी देखेंगे आगे। द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इंक्लूड लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है? कम मेमोरी स्पेस कवर करता है। सिंपल सेट ऑफ इसमें कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मैंने पाइथन में बताया, इसमें मैं अभी आगे बताऊंगा, बारी बारी चलेंगे तो उसमें भी जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्लीन स्टाइल होता है। ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। इस फीचर्स मेक सी लैंग्वेज सूटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सी लैंग्वेज जो रहता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेजेस होते हैं वो तुरंत हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बना सकते हैं सिंपली। ठीक है, और कंपाइलर डेवलपर, मतलब कंपाइलर्स भी इससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी हमारा एप्लीकेशंस होते हैं, जो गेमिंग होती है बहुत सी, और अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो भी सारा चीज़ें, जैसे जो हमारा रिमोट होता है घर पे, वो सब चीज़ें किस पे बनी होती हैं? सी लैंग्वेज से। ठीक है, many later languages have borrowed syntax और फीचर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सी लैंग्वेज। ठीक है, जो मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है या फिर जावा है या फिर कोई भी लैंग्वेजेस है, उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं या फिर कुछ कुछ पार्ट्स या फिर कुछ कुछ सिंटेक्स जो हैं वो सी लैंग्वेज से ही लिए। जैसे लाइक सिंटेक्स ऑफ जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस आर मेनली बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज। ये सब किस पे बेस्ड है? सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। C++ सिंपली क्या होता है? एक सब सुपर सेट होता है, एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। ठीक है, तो सुपर सेट होता है सी लैंग्वेज का। देर आर फ्यू प्रोग्राम्स दैट मे कंपाइल इन सी बट नॉट इन C++। वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कि सी में कंपाइल हो जाएंगे बट C++ में कंपाइल नहीं हो पाएंगे। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, वहाँ प्लस प्लस है, वहाँ सी है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तो उससे हम लोग बारी बारी देखेंगे। अब आते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, ज़्यादा उसमें हम लोग थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, अपना प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बिगनिंग करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे कि हेडर क्या होता है, मेन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है या फिर रिटर्न क्या होता है। तो पहला हमारा क्या है? हेडर फाइल। इन सब चीज़ों को देख लिया जाए पहले हम लोग ने, कि पहले में क्या करना होता है। पहले इंक्लूड stdio.h लिखना होता है, फिर int mean, फिर int a = 10, प्रिंट एफ %d a रिटर्न 0। अब ये क्या हुआ इसमें हम लोग देखते हैं अभी। राइटिंग a C program in any another structure will hence lead to a compilation error। मतलब किसी से प्रोग्राम को किसी इसके अलावा किसी और स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं, मतलब जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है ये सब चीज़ें, हेडर यूज़ किया है या फिर ये ब्रेसेस लगाए हैं या फिर रिटर्न 0 लिखा है, अगर इसके अलावा हम किसी और तरीके से लिखते हैं, जैसे पाइथन में हमें अगर हमें सिर्फ 10 नंबर प्रिंट कराना है तो वहाँ लिख सकते हैं प्रिंट 10, या प्रिंट ऊपर पहले a = 10 लिख देंगे, नीचे लिख देंगे प्रिंट a। ठीक है, तो पाइथन में वो 2 लाइन में हो जाएगा, बट इसमें क्या होगा, वो
1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 6 लाइन में होगा अगर हम ब्रेसेस को भी देखा जाए तो उस पर डिपेंड भी करता है। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं कि हेडर क्या होता है, मेन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, बॉडी क्या होती है और रिटर्न क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या पॉइंट है वो है हेडर। हेडर क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट इज़ द इंक्लूजन ऑफ द हेडर फाइल्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं अपने सी प्रोग्राम्स में। हेडर फाइल क्या होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल सिंपली क्या होता है, एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन जो होता है वो .h होता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट, जैसे यहाँ पे है studio.h, तो वो क्या है, हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .h है, विच कंटेन्स अ सी फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड मैक्रो डेफिनेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल्स। मतलब जो भी हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, उन सब चीज़ों को हम पहले अपने प्रोग्राम में लाते हैं सिस्टम फाइल से, या फिर सी के जो फाइल्स होते हैं जो कि इंस्टॉल करते समय हमारे पास आते हैं, वहाँ से हम एक फ़ाइल को अपने फेच करके अपने प्रोग्राम में लाते हैं ताकि हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे हेडर फाइल्स होते हैं जो कि कंटेंट कर सकता है फंक्शन डिक्लेरेशन और मैक्रो डेफिनेशंस, ठीक है, ताकि हम अपने सोर्स फाइल्स को या फिर अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकें। सिंपल। बहुत से सी हेडर फाइल्स होते हैं जैसे stdef.e किस लिए होता है, ये यूज़फुल टाइप्स एंड मैक्रोस के लिए होता है। stdint किस लिए होता है, विड्थ इंटीजर टाइप्स के लिए होता है। std.h जो हम लोग यूज़ किए अभी। IO मतलब क्या हो गया हमारा, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। LIB मतलब क्या हो सकता है कि डिफाइंस न्यूमेरिक कन्वर्जन फंक्शंस, स्यूडो रैंडम नेटवर्क जनरेटर, मेमोरी एलोकेशन। string.h defines string handling functions और math.h defines common mathematical functions, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग देखेंगे बारी बारी कैसे कैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम लोग उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इंक्लूड कराने का हेडर फाइल का, वो होता है हेडर लिखेंगे, कि इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड के बाद जो भी हमारा हेडर फाइल है उसको लिख सकते हो। उसको लिखने के लिए हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जब भी लिखेंगे और स्टार्टिंग हमेशा हैश से होगी, ठीक है। और सबसे पहले इसी को लिखते हैं, उसके ऊपर हम लोग ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, पहले हम लोग इसे लिखेंगे उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है फिर हमारा था मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है, सिंपली एक नेक्स्ट पार्ट होता है इस प्रोग्राम का जिसमें कि हम डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारा जो एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं अपने ब्रेसेस के अंदर, मतलब हमारे जो ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब अगर जब हम ब्रेस अपना स्टार्ट किए हैं, जैसे ये स्टार्टिंग है यहाँ से, तो इसकी एंडिंग भी होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ही में लिखा हुआ, बट इसकी एंडिंग जो है इसके बीच में हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं, इसके बीच में हम लोग सारा का सारा अपना प्रोग्राम लिखेंगे, और हम लोग उसे फिर ब्लॉक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, उसके बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग उसे एज अ ब्लॉक मानते हैं, ठीक है। तो हमारा एक मेन फंक्शन हो जाता है जो हम रन कराते हैं अपने सिस्टम में, तो वो हमारा रन करने के लिए हेल्प करता है। एक और पॉइंट इसमें ये है कि जो हमारा INT है, INT मीन्स होता है कि रिटर्निंग। INT मीन्स हमारा होता है कि रिटर्निंग, मतलब जो हमारा रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, एज ए इंटीजर करेगा, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो रिटर्न करेगा। अभी हमने कुछ नहीं लिखा है तो कि वहाँ पे मेन के बाद जो हमारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उस वहाँ पे हम लिखते हैं कि हम यूज़र से क्या लेंगे, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग उसे वॉइड मानते हैं, वॉइड मतलब खाली, कुछ नहीं, अभी यूज़र से हम लोग नहीं मांग रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। INT हम लोग रिटर्न करेंगे, मतलब हमें रिटर्न में INT इंटीजर आएगा। और भी चीज़ देखेंगे हम लोग, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, सब चीज़ें हम लोग बारी बारी देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स दैट आर टू बी यूज्ड। मतलब वेरिएबल्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में अपने, अब वेरिएबल्स कीवर्ड्स ये सब चीज़ें जो हैं उसका मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे देख लीजिए, काफ़ी बेटर होगा वो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब जिसे पता है उसके लिए तो बेटर है, बहुत बहुत अच्छा है, वो फटाफट समझ जाएगा क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दैट इन द सी प्रोग्राम नो वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। अगर हम INT A ना लिख के सीधे लिख दें प्रिंट A, ठीक है, अगर सीधे लिख दें प्रिंट A, तो वो बोलेगा एरर, कंपाइलेशन एरर दे देगा कि हमने जब उसको डिक्लेयर किया ही नहीं तो आप उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं। पहले उसे डिक्लेयर कराइए कि वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वो क्या है, ठीक है। तो हमें पहले उसे डिक्लेयर कराना होता है अपने हर एक वेरिएबल को जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ही वहाँ डिक्लेयर कराएंगे वहीं पर उसको वैल्यू दे सकते हैं, या फिर INT A लिख देंगे, भले ही उसको नीचे उसकी वैल्यू दे देंगे A=10, ठीक है। दोनों तरीके हैं, जैसे मन करें हम लोग वैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अब है बॉडी, जो हमारा मेन बॉडी फंक्शन होगा, ठीक है, जो मीन अपने जो प्रोग्राम्स को लिखेंगे डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन इन सी प्रोग्राम रेफर्स टू द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड इन द फंक्शंस। इट कैन बी एनीथिंग लाइक मैनिपुलेशंस, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग। तो वो कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। बॉडी में हम लोग अपने सारे प्रोग्राम जो हमारे मेन प्रोग्राम है, चाहे वो हम उसमें एडिशन करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, कुछ भी सर्च सॉर्टिंग करा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं, जो भी हमारा मन है, जो भी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट वाले करा रहे हैं डिक्लेरेशन के बाद, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे वो हमारा बॉडी है, मतलब हमारे फंक्शन का जो बॉडी है हम लोग उसे बोलेंगे। ठीक है। अब है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न जो मैंने बताया कि हमें रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, एरे हो सकता है, या फिर हमारा कुछ भी, मतलब जो हमारे पे डिपेंड कर रहा है उस डेटा टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे है द लास्ट पार्ट इन एनी सी प्रोग्राम इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट होगा जो हमारा रिटर्न करेगा, मतलब प्रोग्राम रन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें रिजल्ट ही मिलेगा। रिजल्ट मतलब यहाँ पे क्या है, रिटर्न मिलेगा। द रिटर्न स्टेटमेंट refers to the returning of the values of the function. This return statement and return value depend upon the return type of the function. ठीक है। वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से उसको रिटर्न वैल्यू हम लोग वैल्यूज हमने उसे बता दिए। जैसे मैंने बताया था कि int main, तो हमारा वहाँ पे क्या था, इंटीजर हमें मिलेगा। ठीक है। इफ़ द रिटर्न टाइप इज़ void देन देयर विल बी नो रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम वहाँ पे कोई भी नहीं लिख रहे हैं सीधे, अगर वहाँ हम लोग लिख देते हैं मेन, तो मतलब हमारा रिटर्न टाइप क्या था, void था, मतलब कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। In any other case, there will be a return statement and the return value will be of the type of the specified return type. मतलब हमारा जो स्पेसिफाई रहेगा, जिस हिसाब से हम लोग ने उसे स्पेसिफाई किया रहेगा, इंटीजर, फ्लोट, डबल स्ट्रिंग, कैरेक्टर, जो भी हमारा होना हम लोग वहाँ उसको लिख सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट का हमें जब भी उसे यूज़ करना है तो हमें पहले बताना होगा कि हमें किस टाइप का रिटर्न चाहिए। ठीक है। उसका सिंटेक्स ये है, रिटर्न 0 लिख देंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमारे नंबर यहाँ पे जो क्या है वो प्रिंट ए, हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं अपने वैल्यू को। ए हमारा क्या है, अभी हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, सी में ये है कि सी में आपको एरर शो नहीं करेगा, ये अपना गार्बेज वैल्यू जो रहेगा वो उसको उठा के दे देगा सिस्टम का। ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज़ इधर उधर हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, डिफ़ाइन करने के बाद भी अगर उसे हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, हम गार्बेज वैल्यू आपको दे देंगे, आपकी वैल्यू खाली नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये कभी कभी कैलकुलेशंस में गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा पहला सी प्रोग्राम। ठीक है। हमारा पहला सी प्रोग्राम है, चलो पहला सी प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर इसमें देखा जाएगा क्या चीज़ें हैं ये। एक मिनट। तो हमारा पहला काम क्या था, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। stdio.h हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना था, int main, ये हो जाएगा। int main के बाद हमारा फंक्शन ओपन। अब इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो मन हो, जैसे इक्वल्स टू मैंने लिख दिया। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें डिक्लेयर करना होगा, तो int हमारा क्या है, a है। हमारा जो a वेरिएबल है वो क्या है, इंटीजर के फॉर्म में। तो अगर हम a इक्वल्स टू 67 लिख दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमें सेमी कोलन लगाना। मैंने जब भी यहाँ लिखा सेमी कोलन लगाया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेमी कोलन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या होता है देखते हैं अभी, ए। ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न 0। अब जब हम इसे रन करेंगे, हमारी वैल्यू 67 हमें प्रिंट करके शो कर रही है। अब हम देखते हैं बारी बारी कि इसमें हुआ क्या, मतलब कैसे इसने रन किया, हैश इंक्लूड कैसे उसने क्या किया उसको, कि हम लोग को कैसा करना पड़ा, देखते हैं। द हैश इंक्लूड इन अ सी प्रोग्राम ऑल लाइन्स आर प्रोसेस्ड बाई प्री प्रोसेसर। ठीक है। हैश जो हमारा क्या रहता है, वो प्री प्रोसेसर उसे हम लोग कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे जो मतलब प्रोग्राम होते हैं उन सारी लाइन्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है। उन सब चीज़ों को चेक करता है और ख़ुद से कुछ कुछ फाइल्स को लाता भी है ताकि उसको हम लोग प्रोसेस कर सके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सी प्रोग्राम ऑल लाइन्स दैट स्टार्ट विथ हैश आर प्रोसेस्ड बाई प्री प्रोसेसर विच इज़ द प्रोग्राम इन्वोक्ड बाई द कंपाइलर। जो कि कंपाइलर जो है उसको इन्वोक करता है उसको रन कराने के लिए या फिर उस लाइन को प्रोसेस करने के लिए। इन अ वेरी बेसिक टर्म, प्री प्रोसेसर टेक्स अ सी प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसेस अनदर सी प्रोग्राम। सिंपल भाषा में, बेसिक टर्म में, प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक सी प्रोग्राम होता है, सी प्रोग्राम को लेता है और एक दूसरा सी प्रोग्राम बना के हमें दे देता है। मतलब हमें लगता है कि एक ही प्रोग्राम में हो रहा है, बट वो अलग अलग प्रोग्राम को उसे ब्रेक करके हमें प्रोसेस करके दे देता है। द प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम हैज़ नो लाइन स्टार्टिंग विथ हैश, all lines are processed by the preprocessor. In the above example, preprocessor copies the preprocessed code of stdio.h to our file। मतलब जब भी हम हैश इंक्लूड लिखते हैं तो प्रोसेसर हमारा क्या करता है,
stdio.h की सारी फाइल्स को वो कॉपी कर लेता है हमारे वाले प्रोग्राम में। वो हमें दिखता नहीं है बट हम उसकी फाइल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे printf जो था वो हमारा क्या कर रहा था, आउटपुट ले रहा था, तो मतलब वो हमारा इसी फंक्शन का है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से इंक्लूड करा के हम अपना यूज़ करते हैं फाइल, बट हमें वो दिखता नहीं है। बट ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि वो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेसिंग तो हम लोग को दिखेगा नहीं, हम लोग को डायरेक्ट क्या दिखेगा, इनपुट और आउटपुट। The .h files are called header files in C. These header files generally contain declaration of functions. We need stdio.h for the function printf used in the program. ठीक है, मैंने जैसे बताया अभी कि क्या यहाँ पे हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं printf, क्यों stdio.h, क्योंकि हमें वहाँ पे printf यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा stdio.h में printf जो है इंक्लूडेड होता है। अगर हम उसको नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि वो उसमें प्रोग्राम में रन ही नहीं करेगा, क्योंकि बोलेगा कि भाई साहब हमारे पास तो वो सिस्टम है ही नहीं, हमारे पास वो फाइल नहीं है। पहले आप इंक्लूड कराइए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपका क्या उसका रिज़ल्ट आता है उस फंक्शन को यूज़ करने के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइन 2 पे। लाइन 2 हमारा ये था, एंटी मेन था, ठीक है। तो एंटी मेन वर्ड, वर्ड मतलब खाली, लिख देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, वर्ड को वो हमेशा खाली मानता है। देयर मस्ट बी टू बी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ कंपाइल्ड सी प्रोग्राम बिगिंस। एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, तो वो हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। इन सी द एग्जीक्यूशन टिपिकली बिगिनस विद द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन करने के लिए, तो हमेशा मेन के बाद जो पहली लाइन होती है वो पहले उसे देखता है, उसके बाद फिर वो आगे रन करता है। द वर्ड रिटन इन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स दैट द मेन डजंट टेक एनी पैरामीटर मेन कैन बी रिटन टू टेक पैरामीटर्स ऑल्सो, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब उसे वर्ड ही मानेंगे, बट इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम वहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं तो मतलब वो एक वैल्यू वहाँ पे हमें देना पड़ेगा या हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। नहीं लिख रहे हैं तो वो उसे वर्ड मान सकता है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि दोनों हम लिख सकते हैं, मतलब उसके वर्ड भी लिख सकते हैं और बिना वर्ड के अंदर उसके एंटी, इंटीजर, फ्लोट या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। द वर्ड रिटन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स दैट द मेन डजंट टेक एनी पैरामीटर मेन कैन बी रिटन टू टेक पैरामीटर्स ऑल्सो, सिंपल। वो वहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं है कि वो खाली हो या फिर उसमें हम लोग कुछ लिखे। जैसे आई मेन भी लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आई हो। जैसे हम आई हटा भी दें, अगर आई हटा दें और इसको भी हटा दें और रन कराएं, तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग को देखनी है बारी बारी के, फंक्शंस भी कैसे कैसे रन करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं धीरे धीरे। द आइडेंटिटी रिटर्न बिफोर मेन इंडिकेट्स रिटर्न टाइप ऑफ मेन। मतलब वो आइडेंटिटी जो मैंने लिखा था वो हमें ये बताता है कि हम किस टाइप का रिटर्न चाह रहे हैं। हमारा क्या था, वो टीचर के फॉर्म में था रिटर्न। द वैल्यू रिटर्न बाय मेन इंडिकेट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेशन, ठीक है। जो वैल्यू रहती है रिटर्न टाइप की वो हमें बताती है कि हमारा जो टर्मिनेशन चल रहा है प्रोग्राम का, उसका स्टेटस कैसा है, मतलब वो कैसा रिटर्न कर रहा है वैल्यू, हमारा सिंपली क्या कर रहा है, वो वैल्यू कैसे रिटर्न कर रहा है। अब है लाइन 3 एंड 6, मतलब कि जो हमारा ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस, वो कैसा, वो ज़रूरी कितना ज़्यादा है। इन सी लैंग्वेज अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइंस अ स्कोप एंड मेनली यूज्ड इन फंक्शंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स लूप्स। ऑल फंक्शंस मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद कर्ली ब्रैकेट। सिंपली क्या है कि हमें जब भी कुछ स्टार्ट करना है प्रोग्राम अपना मेन के बाद, तो वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, सिंपल। अब है प्रिंटफ। मैंने प्रिंटफ में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर वहाँ पे भी ये लिख दूँ, अगर गिग स्क्वीज रन, सिंपली प्रिंट हो गया, ठीक है। तो प्रिंटफ इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, फंक्शन टू प्रिंट समथिंग ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसमें कि हम लोग आउटपुट प्रिंट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ प्रिंट एफ इंडिकेट्स लाइन टर्मिनेशन। लाइन टर्मिनेशन मतलब है कि वहाँ से हमारा जो सी प्रोग्राम जो रन कर रहा था वहाँ से वो तुरंत नीचे आ जाएगा, उसके आगे वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, कि उसके कुछ भी लिखा उससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो हमेशा उसके तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इन सी सेमीकोलन इज ऑलवेज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जो मैंने बताया अभी कि अगर वो हम लोग उसे वहाँ लिख देंगे तो उसे उसको एंड मान लेगा, उसके आगे वो कभी बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल। लाइन 5 रिटर्न 0 है, जो कि मैंने लिखा था, जो कि हटा भी दिया, तो रिटर्न 0 बता दे रहा हूँ। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द मेन, जो कि मैंने बताया रिटर्न वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। द रिटर्न वैल्यू मे बी यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू नो टर्मिनेशन स्टेटस ऑफ ए प्रोग्राम। द वैल्यू 0 टिपिकली मीन सक्सेसफुल टर्मिनेशन, ठीक है। वहाँ पे हमने 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि सिस्टम को बताने के लिए कि हमारा जो रन कर रहा है सिस्टम फाइल, जो हमने प्रोग्राम रन किया है, वो सिंपली क्या है, एकदम
सक्सेसफुल हो गया है, हम लोग उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं अगर उसके आगे कुछ हमने दूसरा कोई मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थोड़ा सा और चीज़ें हैं कि वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और ऐसा इसमें कुछ है नहीं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो in order to execute the web program we need to have a compiler to compile and run our program. There are certain line compilers, gigs for gigs है, Programiz है, ऑनलाइन GDB है, CodeChef है। जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है Programiz। ठीक है, मैं यहाँ पे Programiz का भी यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, तो बहुत से ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज टू स्टार्ट सी विदाउट इंस्टॉलिंग कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी कंपाइलर यूज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंपाइलर यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे इंक्लूड कराना होगा conio.h, मतलब कंसोल के लिए होता है, वो कंपाइलर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में मैंने नहीं बताया है, या तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूँगा कि हम लोग उसे भी यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कंपाइलर है तो। नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। विंडोज़ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? कंपाइलर्स हैं, बहुत से होते हैं, कोड ब्लॉक्स है, डेव C++ है, या फिर टर्बो C++ से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो कोड ब्लॉक ही यूज़ करता हूँ विंडोज़ में भी और लाइनक्स में भी। ठीक है, फॉर लाइनक्स GCC कम्स बंडेड विद द लाइनक्स, कोड ब्लॉक्स कैन ऑल्सो भी यूज्ड विद लाइनक्स। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो लाइनक्स के यूज़र हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।